हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 12 जनवरी की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का किया उद्घाटन। 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ेगा। देश में फिर डरा रहा कोरोना का खतरा। JN.1 वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 1000 के पार। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सीकर में 0 डिग्री पारा। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी संभव। महिला CEO ने सीन रिक्रिएशन से किया इनकार। होटल ले गई थी गोवा पुलिस। दावा किया गया कि सूचना ने बेटे को लोरी सुनाकर सुलाया, फिर हत्या कर दी। अरब सागर में भारत ने तैनात किए 6 से 10 वॉरशिप। अदान की खाड़ी तक मौजूद रहेंगे कमांडो। 2024 इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर। 63 देशों में संसदीय राष्ट्रपति चुनाव। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.46 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ के साथ अडानी को पीछे छोड़ा। नयनतारा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। एशियन कप फुटबॉल आज से दुनिया के टॉप क्लब खिलाड़ी होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी सफर 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 13,843 करोड़ रुपए है। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल ब्रिज से रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। MTHL की वेबसाइट के मुताबिक पुल के उपयोग से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है। ये रोजाना 1 करोड़ EV से बचने वाले ईंधन के बराबर है। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लगभग 25,680 मैट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी कम होगा। पुल को बनाने में 1.78 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया। ब्रिज पर 400 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है। ब्रिज की लाइफ 100 साल की होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 अब रफ्तार पकड़ रहा है। शुक्रवार को दर्ज हुए ताजा मामलों के बाद देश में कुल मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई। अब तक 16 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में JN.1 के मामले दर्ज हो चुके हैं। SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में सबसे अधिक 214 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 170, केरल में 154, आंध्र प्रदेश में 189, गुजरात में 176 और गोवा में 66 मामले सामने आए हैं, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान के सीकर में तापमान 0 डिग्री के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आज जमीन पर बर्फ की परत भी देखने को मिल सकती है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार के पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मधुबनी में भी 5वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है। उधर शुक्रवार की सुबह देश के 16 राज्यों में कोहरा दिखा। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। कोहरे का असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी पड़ा। दिल्ली में 0 विजिबिलिटी के चलते 39 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकी। राजस्थान से आने वाली ट्रेनें 6 घंटे तक लेट हुई। वहीं अमृतसर में 5 फ्लाइट्स भी निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु की महिला CEO सूचना सेठ ने गोवा के होटल में 4 साल के बेटे की हत्या का सीन रिक्रिएट करने से मना कर दिया। गोवा पुलिस शुक्रवार को सूचना को उस होटल में ले गई थी जहां वो अपने बेटे के साथ ठहरी थी। इस दौरान सूचना लगातार सीन रिक्रिएट करने से मना करती रही। उसने पुलिस की जांच में मदद नहीं की। इसके बाद उसे मेडिकल चेकअप के लिए कैंडोलिम हेल्थ सेंटर ले जाया गया। गोवा पुलिस सूचना को सीन रिक्रिएशन के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। गोवा पुलिस ने गुरुवार को बताया था कि सूचना ने अपने बेटे की हत्या से पहले उसे लोरी सुनाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि बेटे को सुलाने के बाद सूचना ने उसकी हत्या की होगी। सूचना लगातार एक डॉक्टर के संपर्क में थी।
पुलिस उसकी कॉल डिटेल की जांच कर रही है, जिससे पता चल सके कि बेटे की मौत के बाद उसने किसे फोन किया। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। भारत ने अरब सागर से अदान की खाड़ी तक करीब 10 वॉरशिप तैनात किए हैं। इस पर मौजूद मरीन कमांडोज सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहा कि अरब सागर में कारोबारी जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं। इन जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के लिए सोमालिया के तट के पास अरब सागर और अदन की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोलिंग बोट समेत 6 से 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना ने कहा, अब समुद्र में होने वाली हर घटना पर हमारी नजर होगी। तैनात किए गए युद्धपोत समुद्र में किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयार रहेंगे और हर स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। नौसेना की चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने 10 जनवरी को बताया था कि पिछले 42 दिनों में जहाज पर हमले की 35 घटनाएं हुई। हालांकि किसी भी भारतीय जहाज पर हमला नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अहम साल साबित होने जा रहा है। इस साल 63 देशों में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। दुनिया की कुल आबादी का 49% हिस्सा मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेगा। बांग्लादेश में चूंकि जनरल इलेक्शन हो चुका है, लिहाजा हम इस आंकड़े को 62 देश और यूरोपीय यूनियन के तौर पर भी देख सकते हैं। कुछ देशों मसलन ताइवान का इलेक्शन दुनिया में अमन कायमी के नजरिए से देखा जा सकता है। वजह यह है कि चीन हर कीमत पर ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। उसे ये इलेक्शन ही मंजूर नहीं, क्योंकि बीजिंग के मुताबिक ताइवान उसका ही हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन यानी कि करीब 23,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 101.8 बिलियन यानी कि करीब 8.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी जून 2022 के बाद पहली बार $100 बिलियन क्लब में शामिल हो गए हैं। अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42% हिस्सेदारी है। एक हफ्ते पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी नेटवर्थ के मामले में अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर कारोबारी बने थे। तब वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में 8.12 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ दुनिया में 12वें नंबर पर थे। अंबानी 8.07 लाख करोड़ के साथ 13वें नंबर पर थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 17.60 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। उनके बाद 14.94 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर LVMH के बर्नार्ड अर्नॉट हैं। उनकी नेटवर्थ 13.62 लाख करोड़ रुपए है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार नयनतारा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिल्म अन्नपूर्णी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप में जबलपुर में एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हिंदू सेवा परिषद ने ओमती पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म में कई सीन आपत्तिजनक हैं। फिल्म के डायलॉग में भी भगवान श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। उनका ये भी दावा है कि अन्नपूर्णी फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने फिल्म पर हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। बता दें कि अन्नपूर्णी फिल्म नयनतारा की 75वीं फिल्म है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। फुटबॉल में AFC एशियन कप का आगाज आज से हो रहा है। कतर में एशिया की टॉप 24 टीमें ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगी। पहला मैच आज कतर और लेबनान के बीच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। AFC एशियन कप महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि इसमें टॉप प्लेयर्स खेलते हैं। AFC चैंपियंस लीग में एशिया के बेस्ट क्लब होते हैं, लेकिन उसमें सभी टॉप खिलाड़ी नहीं होते, जबकि एशियन कप में खेलने वाले कई खिलाड़ी यूरोप के टॉप क्लब्स का हिस्सा रहते हैं। साउथ कोरिया के सोन यूंग मिन इंग्लैंड के टॉप क्लब्स में से एक टॉटनहम के कप्तान हैं। वो क्लब के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। वहीं सऊदी अरब के अल दवसारी ब्राजील के नेमार के साथ अल हिलाल क्लब में खेलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तो सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।